अगर आप किसी भी टावर की हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, जो मैंने कहा कैसी टावर है, एक्सेसिबल कह रहा हूँ, एक्सेसिबल मतलब जिस तक आप पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा मान चले कोई टावर है, ये मैंने मान लिया ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट एच, और हाइट एच की टावर पे एक छोटा सा काम करें, एक्सेसिबल टावर है, इसके बेस तक पहुंच जाए। इस बेस से आप पीछे आए, बेस से कितना पीछे आओगे, मान के चलते हैं 100 मीटर 200 मीटर, लेट इट बी एक्स। एक्स से आप पॉइंट सी पर कहीं पहुंचे। इंस्ट्रूमेंट आते हैं थियोडोलाइट, सेक्सटेंट तरीके, जिनकी हेल्प से आप चाहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि अपर पार्ट को आप बाइसेक्ट करके उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। तो यही आपसे कहा जाएगा हाइट ऑफ अ टावर इज एच। देन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी इज सिलेक्टेड ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। फिर क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड बाय अ सेक्सटेंट। और लास्ट काम क्या था जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर जाते हैं तो आपको मालूम है टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपने लिए कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एच अपॉन एक्स, यानी ध्यान दें कि एच आपका निकल आया, एच इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, एक्स टेन थीटा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मैंने कहा था एक्स मेजर कर लेना 200-300 मीटर, टेन थीटा देख लेना 30 40 60 जो भी डिग्रीज हो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे, द हाइट ऑफ द टावर कैन बी कैलकुलेटेड। अगला मेथड भी आप देखना, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री से ही था, एक बार रिकैप कर देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ रखा था। मैंने कहा था इन केस ऑफ एन इनएक्सेसिबल टावर, अगर कोई ऐसी टावर आपको मिल जाए जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आ गया देखना, ऐसी टावर के लिए चले, मैं एक बार फिर यहाँ आपको साइड में दिखा दूँ, मैं मान के चलता हूँ ये कोई ऐसी टावर है जिस तक आप पहुंच नहीं सकते, और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस मैं ऐसा कट कर देता हूँ, इस डिस्टेंस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, नदी है, खाई है, कोई भी झाड़ियाँ हैं, एनीथिंग एल्स इज देयर। अब ऐसी कंडीशन में इस टावर की हाइट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा आप एक काम करें, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक चले जाएं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आप यहां से मेजर करें, लेट इट बी थीटा वन, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन आप कहां से मेजर करें, किसी दूसरे पॉइंट से, और ये डिस्टेंस आप मेजर कर लें। सॉरी, ये मैंने कहा ये जो भी डिस्टेंस आपने लिया है, ये हम मान के चलेंगे आपने कितना ले लिया, तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं और जो अननोन था, जो आप पहुंच नहीं पा रहे थे, मान चलो एक्स है, मुझे भी नहीं मालूम कितना है, आपको भी नहीं मालूम। मेन काम आपका क्या होगा, जब आप ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, कुछ नहीं, दोनों जगह से हम एक एक बार आपकी टेन थीटा वन और टेन थीटा टू कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप टेन थीटा वन और टेन थीटा टू कैलकुलेट करोगे तो बहुत फुर्ती से आप देखें, सबसे पहले आप कैलकुलेट करें टेन थीटा। जैसे आप टेन थीटा फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट बार कितना आएगा, ये आपका आएगा एच बाई एक्स, यानी अगर आप देखें तो आपका एक्स निकल आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, एच अपॉन टेन थीटा वन, और एच अपॉन टेन थीटा वन आप जो है 11th में, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया एच अपॉन कॉट थीटा वन। ऐसे आप जरा दूसरे पार्ट पर जाएं, अगली बार मैंने कहा उस पॉइंट पर खड़े हो जाएं, उस पॉइंट से आप कैलकुलेट करें व्हाट इज द टेन थीटा टू, टेन थीटा टू कैलकुलेट करोगे, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अब आपको मिलेगा डी प्लस एक्स, और ये मैंने कहा ही था कि आप 10th में निकाल चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपकी डी प्लस एक्स निकल आएगी, और डी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, डी प्लस एक्स हो जाएगा एच अपॉन टेन थीटा टू, और अपॉन टेन थीटा टू का मतलब कॉट थीटा टू। बस इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखें, जो दोनों इक्वेशंस आप देखते जाते हैं, कौन सी इक्वेशन, मैंने कहा एक बार आपका ये वाला और एक बार ये वाला, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्शन मेरा ख्याल है डायरेक्ट कर सकते हो, 11th में हो, डी प्लस एक्स माइनस एक्स करोगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, एच कॉट थीटा टू माइनस एच कॉट थीटा वन। इतनी मैथमेटिक्स हम बहुत इजीली कर सकते हैं, एच कॉमन आ जाएंगे, और अगर एच कॉमन आए सो दैट्स ऑल। आप देखें ध्यान से, आपकी हाइट निकल चुकी है, सॉरी ये हो जाएगा आपके लिए एच हमने कॉमन कर लिया था, अपॉन में पहुंचा दें, यानी एच इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, डी अपॉन
कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। अब आप कहेंगे डी मैंने कहा इस फिगर में आपको मालूम है ये नोन डिस्टेंस है, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया था, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया था, आपको मालूम होगा ये 100 मीटर है, 200 मीटर है और समथिंग एल्स जो भी हो। कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2 ये एंगल आपने मेजर करे हुए हैं, चूंकि एक सेक्सटेंस की हेल्प से दोनों एंगल हमारे मेजर्ड हैं। जो भी वैल्यूज आएंगी कॉट थीटा 30, 40, 60, 70 जो भी होंगे वो आप रख देंगे। जैसे ही आप रखते हैं यू आर एबल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दैट ट्री और दैट टॉवर। आप उस ट्री या उस टॉवर की हाइट भी कैलकुलेट कर ले जाते हैं जिस तक आप पहुंच भी नहीं पा रहे। तो बस देखें ध्यान से, आपकी स्लाइड यही आपको बताती है कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। ये आपसे कहता है टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी एंड डी आर सिलेक्टेड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द बेस ऑफ द इनएक्सेसिबल टॉवर। इस बेस पर आप क्या करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट, अभी आगे फिगर आएगा उसमें इस पॉइंट के नाम रख देंगे सी एंड डी, और क्या करेंगे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड बाय सेक्सटेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। दोनों पॉइंट से आप थीटा 1 और थीटा 2 एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं एंड फर्दर आप निकालते हैं भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई एक्स या एच एक्स इज इक्वल्स टू एच कॉट थीटा 1, ये भी आपको मालूम है। जब आप इसको निकाल लेंगे इसके बाद ये रहा वो फिगर जिसको हम बनाए हुए थे ऑन बोर्ड, और ये रहा आपके पास रेडीमेड फॉर्म में। जब आप इसको उठाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा इस फिगर के लिए मैंने कहा टेन थीटा 1 आपने कैलकुलेट कर ली थी, ये थी आपकी टेन थीटा 1। अब ऐसे आप सेकंड पॉइंट लेते हैं टेन थीटा 2 पर चलें। टेन थीटा 2 पर जाओगे तो क्या होगा, टेन थीटा 2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी प्लस एक्स ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यही मैंने भी किया था, एक से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, बचे हुए में से आपका h कॉमन, h इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है d अपॉन कॉट थीटा 2, और माइनस नीचे खिसक है उससे कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेथड्स हमें आगे डिस्कस करने हैं तो उन पे हम बात करते हैं। जो आप आगे वाले जो मेथड है उनकी चर्चा करेंगे तो देखें यहाँ हम जाते हैं अगले मेथड पे, और अब एक खास मेथड आएंगे जो लगातार आपसे काम करेंगे। इनको हमने लास्ट राउंड पे चर्चा करते करते छोड़ा था। मैं आपसे बात करता हूँ अबाउट द रिफ्लेक्शन मेथड्स, और रिफ्लेक्शन जो आपके मेथड हैं वो क्या होते हैं इन पे देखते हैं एक सेकंड में। ठीक, रिफ्लेक्शन मेथड्स क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड याद देखना, सारे के सारे रिफ्लेक्शन मेथड रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करते हैं, यानी आपकी कोई एक चीज़ साउंड वेव, कोई मैंने कहा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये भेजी जाएगी वापस लौट के आएगी, इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आप बताता हूँ, पहले बता देता हूँ एक बार रफली तीनों चारों, फिर एक बार हमें चारों यहाँ से डिस्कस करते हुए जाएंगे। सबसे फर्स्ट मेथड ध्यान देखना एक आता है इको मेथड। इको मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन the distances of hills etc. सॉलिड और लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, ये शर्त है सॉलिड हो और कैसे हो, लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया था डिस्टेंस ऑफ ए हिल। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, आप क्या करते हैं, आप एक गन फायर करते हैं एक सूटेबल पोजीशन से। जैसे आप गन फायर करेंगे आपका ध्यान जाएगा, पहाड़ियों में आपने ध्यान दिया होगा, ये साउंड जाएगी लौट कर वापस आएगी, और रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, दिस फिनोमेना इज नोन एज द इको, दैट इज वेल नोन टू यू। जब आप ये इको सुनते हैं, अब ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना, इको तो हम कई बार सुन लेते हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा काम करें, साथ में एक स्टॉप वॉच या टाइमर रखें। जैसे आप गन फायर करेंगे, स्टार्ट द टाइमर, जब आपकी साउंड दोबारा आए क्लोज द टाइमर, आपको ये आने और जाने का टाइम नोट हो जाएगा। जैसे आने और जाने का टाइम नोट हुआ तो ध्यान देखें इससे क्या फर्क पड़ेगा। आने और जाने का टाइम नोट होने से छोटा सा फर्क ये पड़ेगा कि आपको एक फॉर्मूला मालूम है, और आपको जो फॉर्मूला मालूम है वो कहता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या ये फॉर्मूला सभी लोगों को मालूम है, हाँ या ना बताएं। और अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान देखें, मैं माने चलता हूँ साउंड की स्पीड है समथिंग लेट इट बी वी। वैसे आपको मालूम है साउंड की स्पीड इन एयर इट इज नियरली 340 मीटर पर सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा। इट में वेरी, थोड़ा बहुत वेरी करेगी। तो जहाँ पर आप बात कर रहे हैं उस जगह की एयर डेंसिटी या उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो एक्सपेरिमेंटल बुक्स हैं उनमें से करेक्ट वैल्यू, जो साउंड वैल्यू की टेबल है उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट अभी जैसे मैंने कहा लेट इट बी 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मालूम है।
दूसरा हम एक काम करेंगे, जो आपने टाइम है वो आपने नोट कर लिया विद द हेल्प ऑफ टाइमर, साउंड के आने और जाने का। और एक मजेदार बात देखना, यहाँ पर जो आप डिस्टेंस लेंगे वो आप लेंगे 2D। कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस मैंने D नहीं 2D क्यों क्यों लिया हुआ है? जाने का और आने का भी तो सर। सही कह रहे हैं आप भैया, जाने में का भी होगा आने का भी होगा, टोटल होंगे D+D। और देखो तुम्हारा डिस्टेंस निकाल आया, केवल एक छोटी सी कैलकुलेशन की जाएगी। और सारे यहाँ से जितने भी टॉपिक है सबका बेसिक प्रिंसिपल यही होगा। केवल हम क्या करेंगे, सुविधानुसार अपनी वेव्स बदलते जाएंगे। जैसे पहाड़ी की हम बात कर रहे थे, नॉर्मल डिस्टेंसेज हैं, यू कैन डील विद द साउंड, नॉर्मल साउंड वेव्स काम करेंगी। अब मान के चलें कि आप सपोज करें यू आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए मून और प्लेनेट, किसी मून या प्लेनेट की डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो अब साउंड तुम्हारा साथ नहीं देगी। तो इंस्टीड ऑफ द साउंड आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। Microwaves which are oftenly called radio waves also। और जो आप रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा, रेडियो वेव इस्तेमाल करते ही ये मेथड कहलाने लगता है राडार। रडार आप देखेंगे, रडार आप कहाँ देख सकते हैं? किसी ने रडार देखे हैं क्या? यस सर। यस सर। रडार हम बता देते हैं, एयरफोर्स कैंपस के आप पीछे देखेंगे पहाड़ियों पे उल्टी छतरी नुमा आपको नजर आएगा। और मैंने कहा अगर कोई ऐसी पिक्चर देखोगे कोई सी जो हम कहते हैं युद्ध से रिलेटेड हो, तो उसमें भी आपको दिखेगा बॉर्डर पे पहाड़ियों पे घूमती हुई छतरियों टाइप राडार लगे रहते हैं। क्या पर्पस होता है? ये माइक्रोवेव की बीम एमिट करते हैं, रेडियो वेव्स की बीम। ये बीम अगर कोई एनिमी प्लेन आपके स्काई में है तो उस प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। और यही मैंने कहा यही रडार मेथड हो गया, बीम गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तुम ध्यान देखो, यही तुम्हें गन फायर में साउंड बता रहा था, आपकी बार माइक्रोवेव है, आने और जाने का समय अब आपको नोट नहीं करना। और रडार सिस्टम में अपने आप कंप्यूटर लगा होता है, दैट विल रीड द टाइम इंटरवल, इट विल कैलकुलेट दिस थिंग। यानी अब आपको दिख रहा होगा फिर वही आने और जाने का डिस्टेंस 2D बराबर, बस ध्यान रखना अब हम V की बजाय C लेंगे और आप कह देंगे D बराबर हो जाएगा हाफ CT। अच्छा ये C क्यों ले लिया यार? ये C क्या बना है? क्यों? ये स्पीड की जगह V तो समझ में आ रहा था, C क्यों ले लिया? C याद आता है किसी को क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, आप सही कह रहे हैं, आपको ध्यान है। रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विजिबल और इनविजिबल लाइट, दोनों पोर्शन लाइट के, चाहे विजिबल हो चाहे आपके इनविजिबल हो, उनकी स्पीड कांस्टेंट है एयर या वैक्यूम में, दैट इज वेल नोन टू अस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कंप्यूटर आपको करके दिखाएगा, बस करेगा वो भी वही हमारे बिहाफ पे। क्या काम करेगा? बीम एमिट करेगा, रिफ्लेक्शन का टाइम नोट कर लेगा, अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा उसका सॉफ्टवेयर, एंड इट विल स्पेसिफाई अस द डिस्टेंस। तो क्या अभी कहानी समझ में आती है? जैसे आप राडार इस्तेमाल करते हैं ऐसे ध्यान देखना, सेम एग्जैक्टली सेम अनदर डिवाइस इज देयर विच इज कॉल्ड सोनार। कोई सोनार बताएगा क्या होता है? सर शिप्स वगैरह में यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं वो लोग किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट बिल्कुल करने के सही लिए। आप कह रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और ये सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो था आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका नाम बता देता हूँ, था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये आपके लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दोनों की सेम प्रिंसिपल यही है, इस प्रिंसिपल को चेंज नहीं करूंगा। केवल अंतर इतना ध्यान देखना, रेडियो वेव्स या लाइट के साथ एक ड्रॉबैक आता है। जो ड्रॉबैक पहले साउंड के साथ आ रहा था कि साउंड यहाँ से मून तक नहीं जा रही थी, तो भैया वेव हमने ज़्यादा बेहतर ली, हमने माइक्रोवेव या रेडियो वेव ले ली। ऐसे आप देखेंगे जब आप पानी की बात करेंगे तो द वाटर एब्जॉर्ब्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द लाइट। इसलिए पानी में अगर आप रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे राडार का तो सक्सेसफुल नहीं होता, ज़्यादातर वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सिग्नल आते ही नहीं है, बहुत वीक आते हैं, डिटेक्ट नहीं होते। इंस्टीड ऑफ दैट हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स।
और अगर कोई ये पूछे व्हाट आर अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो मैं उसको याद दिलाता हूँ। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स ये होते हैं कि आपके ह्यूमन, जो आपकी बीइंग है, आदमियों के सुनने की जो क्षमता होती है, ये आपकी 20 हर्ट्ज की साउंड से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड तक होती है। जो आपकी 20 हर्ट्ज से भी कम होगी वो आपके लिए कहलाती हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी वो आपके लिए कहलाती है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। इस फ्रीक्वेंसी की साउंड आप देखना हम पानी में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई जहाज़ डूब गया है, देखना है कितनी डेप्थ पर है, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स की बीम भेजते हैं। प्रिंसिपल वही है, जाएगी आएगी, जो आपका अल्ट्रासोनोमीटर है वो उस टाइम को डिनोट कर लेगा, नोट कर लेगा अकॉर्डिंग टू इट, फिर वहीं उसी कैलकुलेशन पे आएगा। कौन सी कैलकुलेशन? जो है सामने पड़ी हुई है, जो हमने कहा 2D इज इक्वल्स टू VT, और फिर वही सवाल 2D क्यों, तो आपने पहली बार में जवाब दे दिया था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। D जाने का, D आने का, सो द टोटल डिस्टेंस 2D विल बी इक्वल टू VT, यानी D बराबर कितना निकल आएगा, हाफ VT। तो अब मेरा मानना है दोनों तीनों मेथड हम एक ही बार में झटके से पढ़ते हुए जा सकते हैं। और जब आप जाएंगे तो आए हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शंस मेथड में। पहला मेथड आपके लिए यही है जिसको मैंने कहा इको मेथड। एंड व्हाट डज द इको मेथड सेज? ये कहता है सपोज वी वांटेड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ए हिल फ्रॉम ए डेस्टिनेशन पॉइंट पी। किसी मल्टी स्टोरी या हिल का आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। इफ ए शॉट बी फायर्ड, अगर आप एक शॉट गन शॉट फायर करते हैं, द साउंड ऑफ शॉट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, गेट्स रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होती है, द रिफ्लेक्टेड साउंड ट्रेवल्स द डिस्टेंस डी टू द पॉइंट पी, और वापस रिफ्लेक्टेड साउंड भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम वही, डी जाने का डी आने का। व्हेन एन इको ऑफ द शॉट इज हर्ड, अब हमने क्या माना, लेट टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ द शॉट एंड द इको साउंड। टी आपका टोटल टाइम इंटरवल हो गया गन शॉट और उसकी इको के बीच का। डिस्टेंस बराबर आपका क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे लग रहा है यही मैं बता रहा था, कोई महान चीज अब भी नहीं बताऊंगा भैया। वेलोसिटी इनटू टाइम ज्यादा है, सुविधा के लिए आपके लिए लिख दिया है डी प्लस डी बराबर VT। ये आप कह सकते हैं डी इज इक्वल्स टू आपका कितना निकल आएगा, डी इज इक्वल्स टू आएगा आपका हाफ VT। अगर आपको V मालूम है, स्पीड ऑफ साउंड आपको मालूम है, तो आपसे कहा जाता है देन D कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द टाइम T। क्या आप ये प्रोसेस समझ में आती है? हाँ ना बताएं, कोई डाउट तो नहीं इसमें बोलवाल को? सर नहीं, नो सर। ठीक। आए तो फिर हम एक नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, इसके बाद आप जाएंगे आगे, और आगे जाओगे तो फिर हम जाएंगे आपके अगले मेथड जिसकी हम बात कर रहे थे प्योर रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स पे आप पहुंचेंगे तो ये राडार मेथड, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या कहेगा, जो माइक्रोवेव पर बेस्ड है, रेडियो वेव्स पर। नाम याद रखिएगा, कई बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक टाइप में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इन दिस मेथड स्ट्रॉन्ग एंड नैरो बीम ऑफ रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इज सेंट फ्रॉम ए ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर से आप भेजेंगे टुवर्ड्स आ प्लेनेट और मून, जिसका भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। देन क्या होगा, व्हेन दिस बीम रिफ्लेक्ट्स बैक, जब ये लौट के आएगी, इट इज रिसीव्ड बाय अ रिसीवर, इसे आपका एक रिसीवर वापस रिसीव कर लेता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग, भेजने का समय, एंड रिसेप्शन, और रिसीव करने के समय, इनको आप क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लेते हैं। जैसे आपने नोट किया, आप देखें ध्यान से, आप वापस फिर उसी जगह पहुंच गए। किस जगह? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 2D इज इक्वल्स टू CT। बस मैंने कहा था C क्यों, क्योंकि रेडियो वेव्स हैं, तो C का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई शंका मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक होनी चाहिए। डायरेक्ट एक तीसरे मेथड पे जाते हैं। इसके बाद हम अगला मेथड आप जाएंगे पानी में जाते हैं। पानी में आपकी रेडियो वेव्स काम नहीं करेंगी, तो आए इस पर बात करते हैं सोनार मेथड। सोनार मेथड आपसे कहता हुआ जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस और डेप्थ अंडर वाटर। क्यों, कारण भी बताएगा, बिकॉज रेडियो वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड
बाय वाटर, क्योंकि रेडियो वेव्स को पानी एब्जॉर्ब कर जाता है सिंपली। और आगे चलें, अल्ट्रासोनिक वेव्स न्यू ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। न्यू तो याद है भाई, ये अपने लिए क्या कहलाता था, न्यू। और न्यू से हम लिखते हुए जाते हैं फ्रीक्वेंसी। वैसे जिन्होंने हम बता दें केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पढ़ रहा है कोई? यस सर। हाँ, इसलिए मैंने कहा शायद सेकंड चैप्टर में वो एटम वेटम आते हैं तब न्यू बड़े मजे से आता है, न्यू का है ना, ये याद है बस। क्या कहता है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओशियन, इनको आपने भेजा, विच आर रिफ्लेक्टेड, बाकी सब वही है, रिफ्लेक्टेड बाय अ सबमर्ज्ड रॉक सबमरीन, वो जो डूबा होगा वो तुम्हारा तुम देखो किसी से टकरा के लौटी, एंड रिसीव्ड बाय ए रिसीवर, इनको भी एक रिसीवर वापस रिसीव करेगा। सारी कहानी वही है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ट्रांसमिशन भेजना, रिसेप्शन वापस ग्रहण करना, दोनों के बीच का आप टाइम इंटरवल इंस्टेंट्स का आप नोट करें मजे से। और जैसे ही आप ये नोट कर लेते हैं फिर आप वहीं आ जाएंगे, कहाँ जाओगे, लौट पीट के वही, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 2d बराबर vt एंड d बराबर हाफ vt। अब यहाँ v क्या रखोगे, तो ये ध्यान रखना जिस मेथड में हो उसी की स्पीड रखना। अब सोनार पे थे तो यहाँ कहेगा v इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर, समझ आ रहा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट मत घुसेड़ देना। स्पीड ऑफ लाइट राडार में लगेगी जहाँ आप रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ किसकी स्पीड लगेगी, यहाँ आपको लगेगी अल्ट्रासाउंड वेव्स की। तो अलग अलग जगह जो भी स्पीड हो उनको आप लेते हुए जाएंगे। ठीक, अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अब जाता हूँ एक और खास नाम पे, और ये नाम आपने सुना है क्या, जरा देखें कभी अपनी जिंदगी में। ये लेजर सुना है? लेजर आप देखेंगे, लेजर के बारे में इतनी जानकारी सबको होगी। पावरफुल कंडेंस्ड बीम ऑफ लाइट होती है, इतनी ज़्यादा कंडेंस्ड होती है कि हाई पावर हो जाती है, वेरी हाई पावर और हाईली इंटेंस। और इसलिए लेज़र का यूज़ होता है जनरली आप देखेंगे सर्जरी में, या फिर मैंने कहा मेटल्स में छेद करने में, डायमंड में छेद करने में। तो ऐसी जगह आप देखेंगे लेज़र क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेज़र याद रखना, हाई पावर बीम। अगर आप देखोगे गन शॉट की डिस्टेंस तय थी, गन शॉट से आप 5000 किलोमीटर नहीं नाप पाओगे, साउंड ना आएगी ना जाएगी। अल्ट्रासोनिक जो है आपकी, वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, भाई समुद्र में कितना डिस्टेंस नापोगे, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, समुद्र कोई 3000 किलोमीटर गहरा थोड़ी है। जो बड़े डिस्टेंसेस थे उनमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव काम कर रही थी, फिर भी और लंबे। जब स्पेस के डिस्टेंसेस पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा रेडियो वेव्स भी आपकी धीरे धीरे स्कैटर होना, बिखरना शुरू हो जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और बेहतर कौन सी आती हैं, वो आती है लेज़र। और लेज़र का नाम याद रखिएगा, लेज़र का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक कंप्लीट नाम आप एक बार याद मजे से करेंगे, बाकी वही बताएगा जो आपसे हम बात कर रहे थे। लेज़र क्या है, लेज़र इज सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा तेज मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब बता देता हूँ, क्रोम माने होते हैं कलर, और मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, या आप इसको सही कहें तो यहाँ पर कहा जाएगा, चूंकि हम फिजिक्स में है तो यहाँ पर एक आएगा सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि आपको मालूम है कलर ऑफ द लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं। तो हाईली मोनोक्रोमेटिक मतलब स्ट्रिक्टली हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंगल वेवलेंथ हो, उसके दाएं बाएं की भी कोई ना ले पाए। तो हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक, और मैंने कहा हाईली डायरेक्शनल, फैलेगी नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधी जाएगी, और इसलिए बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। आर लेजर बीम इज सेंट टुवर्ड्स द मून फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट्स बैक। बाकी तो पूरी कहानी वैसे ही समझ गए, कोई मून का डिस्टेंस निकालना है, जाएगी लौट आएगी। द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये तो हर बार पढ़ चुके। लेजर पल्स का आप नोट करेंगे, अगर डिस्टेंस आपका d मान लिया जाए, फिर वही ये 4 लाइनें तो हर बार रिपीट हो रही हैं भैया, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन का टाइम इंटरवल नोट करें, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 2d इज इक्वल्स टू vt आप लगाएं। क्योंकि यहाँ पर
स्पीड आप क्या लेंगे, चूंकि अब आप साउंड नहीं ले रहे, लेजर यानी लाइट ले रहे हैं, तो लाइट के लिए आपने स्पीड के तौर पे क्या चूज किया है, ये आपने सी चूज किया है। और फिर आपको बता दिया जाएगा बगल में, ताकि आप भूल नहीं जाए, सी इज इक्वल्स टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कोई डाउट किसी को कहीं से कहीं तक, हाँ या ना बताएं। बुलवाल को मुझे नहीं लग रहा कि अब सारे मेथड्स में कोई खास बात होनी चाहिए। चले अब हम चलते हैं असली मेथड पे, अब थोड़ा सा मजेदार चलते हैं। अब ऐसे मेथड्स की चर्चा करते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आज हम बात करते हैं पैरेलैक्स की। पैरेलैक्स क्या कहलाता है, इस पे हम बात करेंगे, ध्यान से इधर देखें। पैरेलैक्स जो है फिजिक्स की एक महान घटना है जो होती नहीं है पर होती है। इट इज़ एन एपरेंट फिनोमेना। एक छोटा सा काम आप कीजिएगा, कभी आप घर में बैठे हो तो ऐसा एक पेन लें, इस पेन को सामने रखें और ऐसा रखिएगा कि इस पेन के पीछे जो है, पीछे कहीं भी दीवार पीछे कोई भी हो, एक फिक्स पॉइंट हो। जैसे मान के चलें इस समय मैं अपना बता देता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं इस पेन को लेता हूँ, तो उन्होंने मेरा हॉल देखा, ये मैं पीछे वाली वॉल पे हूँ, सामने वाली वॉल पे घड़ी रखी है, घड़ी लगी है। मैं काम करूंगा, इस पेन को ऐसा पकड़ता हूँ। अब मैं ध्यान देखो, ये पेन और घड़ी एक लाइन में मुझे दिख रहे हैं। अब मैं काम करूंगा, पहले मैं ये लेफ्ट आई क्लोज करूंगा, इस पेन को देखूंगा, फिर मैं काम करता हूँ, राइट आई क्लोज करता हूँ, फिर इस पेन को देखूंगा, फिर मैं लेफ्ट क्लोज करूंगा, फिर देखूंगा, फिर राइट क्लोज करूंगा, देखूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो आपको ऐसा चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही जवाब। आपको नजर आएगा, ऐसा लगेगा पेन की पोजीशन घड़ी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। एक्चुअली ऐसा क्यों दिखता है, होता नहीं है। मैंने पहले कहा था जो होता नहीं है पर होता है, पेन कहीं नहीं खिसक रहा। एक्चुअली ये गड़बड़ इसलिए आ रही है, उस गड़बड़ को भी मैं क्लियर करता हूँ। गड़बड़ इसलिए आती है क्योंकि जब आप देखते हैं, ध्यान से देखें, माने चले मैंने कहा ये सपोज करें आपका पेन था और ये कोई और चीज थी। दिक्कत ये है कि आपकी दोनों आंखें सेम पॉइंट पे नहीं होती ना, आपकी दोनों आंखें दो अलग अलग पॉइंट्स पे। आपकी आंखें ध्यान देखना, एक आंख आपकी यहाँ होगी और एक आंख आपकी, मैंने कहा मान के चले, यहाँ होगी। जब एक आंख यहाँ और यहाँ होती है तो दिक्कत क्या आती है, जब आप इधर से देखते हैं तो आपकी जो आई साइड की लाइन है वो आप देखना, वो आई साइड की लाइन आपकी कैसी जाती है, ये आई साइड की लाइन आपकी चलती है, यानी आपको इधर से क्या दिखेगा, ये पेंसिल, ये जो पेंसिल ये कहाँ है, ये आपके ऑब्जेक्ट के इस साइड है, दिखेगी, बढ़िया है, दिख रहा है। बोले ऑब्जेक्ट कहाँ है, बोले हमारी पेंसिल के इस साइड है, यही तो नजर आएगा। अब जरा इधर से देखो, अगर कोई आदमी इधर से देखेगा तो उसको नजर आएगा ये जो पेंसिल है ये हमारे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड है। तो देखो ध्यान से, आपको ऐसा लगता है कि अब दोनों आंखें क्रमवार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, एक साथ मत खोलने बंद करने लगा, लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नजर आएगा ये पेन कभी इसके इधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। और ये जो फिनोमेना याद देखना, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज क्या क्या हो रहा है, ये एपरेंट चेंज है, या मैं कह दूं एपरेंट, आभासी चेंज इन पोजीशन है। और जो आभासी चेंज है यही आपके लिए किस नाम से रहता है, ये आपके लिए कहलाता है पैरेलैक्स। जरा देखें कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना बताएं। आ गई सर। यस सर। और इसमें कोई खास नहीं समझना, इसको तुम घर में करके देख सकते हो, बस शर्त ये पीछे कोई चीज रखना, फ्लैट दीवार मत ले लेना, फ्लैट दीवार में उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। दीवार पे कुछ भी हो, घड़ी टंगी हो, टीवी रखा हो, कुछ भी हो, उसके रिस्पेक्ट में हमने कहा इस पेन को देखना, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो लगेगा पेन दाएं बाएं खिसक रहा है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए मैं जो बात कर रहा था, ये तो पैरेलैक्स होगा नंबर 1। दूसरी बात ध्यान देखना, ये जो आपके दोनों पॉइंट्स के बीच का एक गैप है, ये गैप कहलाता है आपके लिए बेसिस ऑफ द पैरेलैक्स। मान के चलेंगे लेफ्ट आई हो और ये राइट आई हो, तो लेफ्ट और राइट आई के बीच का जो भी डिस्टेंस हो, ध्यान रखना, आगे जाके हम इसे 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम आंखों के लिए ही है। हमने कहा अगर हम यहाँ खड़े होकर किसी चीज को देखें और फिर यहाँ खड़े होकर देखें तो भी ये चेंज और बड़े लेवल पे, स्केल पे नजर आएगा। तो पहला तो मेरा था कि आपको पहले पैरेलैक्स का फिनोमेना समझ में आए।
आए हम पहले पैरेलैक्स के फिनोमेना की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखें। पैरेलैक्स का फिनोमेना आपसे क्या चीज़ कहता है? पैरेलैक्स का फिनोमेना आपसे यही कहता हुआ जाता है कि द एपरेंट रिलेटिव शिफ्ट, एपरेंट आभासी, ये शिफ्ट आप देखना एक्चुअल नहीं है, ये शिफ्ट कैसी है? एपरेंट रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं पेन लिए था, क्यों? ड्यू टू द चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट में होने वाले चेंज की वजह से, चाहे आपकी लेफ्ट था, कभी राइट था, कभी लेफ्ट था, इज कॉल्ड पैरेलैक्स। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है। एग्जांपल वही दिया है जो मैं दे रहा था। इफ वी होल्ड अ पेन इन फ्रंट ऑफ आईज, देन ऑन लुकिंग एट द पेन फर्स्ट बाय लेफ्ट आई देन बाय द राइट आई, द पोजीशन ऑफ द पेन, जो भी आपके पेन की पोजीशन है, appears टू बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिखेगा। इट इज पैरेलैक्स। अब खास बात, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज LR इज इक्वल्स टू B। LR दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट आई और ये आपकी राइट आई, ये जो भी बगल में बता रहा था कि जो भी आपका लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस है, या ये आपकी किस नाम से जाना जाएगा? ये आपकी कहलाएगा बेसिस, और ये रहा हमने कहा ये बेसिस हो गया। ठीक, जब आप इस पर जाते हैं बेसिस पर और आगे बढ़ेंगे, एंगल LOR, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिख रहा है, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट पे एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ पैरेलैक्स, या फिर इसका अदर नाम होता है पैरेलैक्टिक एंगल। चाहे आप एंगल ऑफ पैरेलैक्स कहते हैं, चाहे आप पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं, तो दिख जाएगा। इज कॉल्ड एंगल LOR, जो भी एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। अब आप पूछेंगे इस पैरेलैक्स के फिनोमेना से हमारे जो है किसी भी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, तो वो भी मैं आपसे क्लियर करता हूँ एक सेकंड में। इससे आप कभी भी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आए दिखाता हूँ, बहुत ध्यान देखें। पहले तो ये देखें एक फिगर, फिर अपन बात करेंगे आगे। हम मान के चलते हैं कि आप पास, पहले आराम से देखना है इस फिगर साफ नजर आ रहा है सभी को? मैं मान चलता हूँ, ये मैंने मान लिया आपका मून है, या कुछ भी मान लो, कोई भी नियर बाई प्लेनेट है, मान चलो मार्स है, वीनस है, कुछ ही मान सकते हैं, सुविधा के लिए अपन ऐसे मून मान लेंगे, ठीक है ना। ये आपका मून है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अपनी अर्थ है। आप एक काम करें, अर्थ पे आप दो अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े हो, एक बार इधर और एक बार उधर। मान चले आप पॉइंट ए पर खड़े हुए, पॉइंट ए पर खड़े होने के बाद ध्यान देखना, आप जैसे आसमान में देखेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, एक तो हमारी वर्टिकल लाइन होगी। अब जो भी प्लेनेट है एकदम खोपड़ी पे थोड़ी होता है, हमेशा इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप आप ये एंगल मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने टेलीस्कोप ऐसा किया, वर्टिकल जमीन से लिया जा सकता है। फिर आपने देखा जो भी आपने झुकाया हो, मैंने कहा ये आपकी वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, या कोई भी मैंने कहा कोई फार डिस्टेंट स्टार, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आप देखना, मैंने एक एंगल इस प्लेस का नाप लिया और ये एंगल मैंने माना, ये साइड मैंने एंगल मान लिया φ1। ऐसे ही अब एक काम करूंगा, कुछ दूर जाऊंगा, और ध्यान रखना चूंकि मून का डिस्टेंस निकाल रहे हो, मून का डिस्टेंस जो मालूम है लाखों किलोमीटर है, तो जब कुछ दूर जाने को कह रहा हूँ तो ये नहीं कि तुम 2 कदम निकल के खड़े हो गए, बोले सर कुछ दूर आ गए। चूंकि लाखों किलोमीटर की बात चल रही है, तो कम से कम तुम भी 100, 200, 400 किलोमीटर चलना। नहीं तो किसी ने कहा साहब बोले 3 लाख किलोमीटर का मेजरमेंट कर रहे हो, बोले चले कितना, बोले 2 कदम चल गए। आपने तो कहा था थोड़ी दूर, इसलिए मैंने कहा सफिशिएंट डिस्टेंस, क्योंकि आपको मालूम है कंपैरिजन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये मैंने कहा पॉइंट बी पर आ गए। अब जो प्रोसेस आपने वहाँ की थी वही प्रोसेस आप यहाँ से कर लें। यहाँ से भी आप इस टेलीस्कोप की हेल्प से बाइसेक्ट करें, दूसरा एंगल आप कैलकुलेट करें φ2। छोटी सी आप ज्योमेट्री लगाएं। छोटी सी ज्योमेट्री आपकी क्या चीज़ लगेगी, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से मन में या ऑन पेपर, जो मैंने कहा सपोज करें ये मैंने लाइन ड्रॉ की, आप दिख रहा होगा ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये एंगल φ2 है तो ये वाला एंगल भी φ2 होगा, और ऐसे ये φ1 है तो ये भी φ1 होगा। ये वो कहलाते थे, क्या कहलाते थे, कौन से एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसका मतलब ध्यान देखना, ये टोटल एंगल मुझे मिल गया, ये टोटल एंगल सपोज करो थीटा है, ठीक है ना। थीटा आपको मिल जाएगा, थीटा कितना होगा φ1 + φ2। अब आप पूछेंगे डिस्टेंस मेजर करने से
वो सॉरी एंगल मेजर करने से डिस्टेंस कहाँ से पता चल गया भाई? तो एंगल मेजर करने से डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, अगर आपको ध्यान हो आपने पढ़ा होता है एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अगर आपने ये पढ़ा है तो ध्यान देखें, ये एंगल मैंने मेजर कर लिया, ये रहा आर्क, ये आपको मालूम है कि हम पहले यहाँ खड़े थे, अगली बार वहाँ खड़े हैं, जो भी 100 200 500 किलोमीटर हो, ये बेसिस जो आपकी है ये काय की तरह काम करेगी, आर की तरह काम करने लगी। तो देखें ध्यान से, आपको एंगल मालूम है, आपको रेडियस मालूम है, इस सॉरी आपको जो है जो ने कहा एंगल मालूम था, और मैंने कहा आपको मालूम था आर्क, ये भी आपको मालूम था। तो अब देखें ये रेडियस बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगी बिना कुछ दिक्कत दिए। और बस इसी फिनोमेना को ज़रा आप इधर देखें एक सेकंड में, ये आपसे क्या कहेगा, ये आपसे कहेगा ये जो आपका मेथड है काय के लिए काम में आता है, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून और ए फार अवे प्लेनेट। मून या किसी भी दूर दराज के प्लेनेट का डिस्टेंस में, या कोई नियर बाई स्टार होगा जो भी हो इस टाइप के, मैंने कहा स्पेस ऑब्जेक्ट, उनमें करोगे क्या करोगे, द प्लेनेट इज ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस ए एंड बी। दो अलग अलग पोजीशन ए और बी से आप इसको देखेंगे, और जब दो अलग अलग पोजीशन से आप इसको देखने जा रहे हैं तो कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम द अर्थ सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस। ये ध्यान रखना बीच का डिस्टेंस आपका थोड़ा सा हो, और ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी। समझ में आया? ये जो मैं बात कर रहा था कि आप जो है दो अलग अलग उनसे देखेंगे, बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा है, ये आपकी बेसिस कहलाती है, इसीलिए इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ ये बी हो गया। अगला नंबर, इसके बाद क्या किया हमने, जब आप जाएंगे ये हमने मान लिया लेट ए एस बी हो गया आपका थीटा, द एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। ये मालूम था, ये जो एंगल ऊपर बनता है ये पैरालैक्टिक एंगल था, ये मैं डेफिनेशन पहले ही दे चुका। अब सवाल है थीटा कैसे निकलेगा, थीटा ऐसे नहीं निकलेगा। क्या किया, पी ए एस डैश बराबर फाई 1 एंड पी बी एस डैश बराबर फाई 2। तुम कहोगे ये क्या है, कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यही तो समझा रहे थे। पी ए एस डैश ये दिख रहा होगा, ये एंगल फाई 1 दूसरे वाले से लिया है बी से, तो ये एंगल हो गया आपका फाई 2। एक बार इधर का फाई 2 नाप लिया, जो मैं कह रहा था आप टेलीस्कोप रखेंगे और उसको वर्टिकल घुमाएंगे तो आपके दोनों एंगल मेजर हो जाएंगे। फाई 1 फाई 2 क्यों नापे, क्योंकि इन फाई 1 फाई 2 की हेल्प से एक्चुअली आपका टोटल थीटा निकल आएगा। बस ये इनको मेजर करने का टारगेट था। अब लास्ट काम आप क्या करेंगे, जो मैं कह रहा था आखिरी काम आप देखें, आपसे क्या कहता है, आप लगाएंगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क अपॉन रेडियस मतलब थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एस। बी मतलब समझ में आ रहा होगा बेसिस, एस यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, और देखें एस बराबर आपका कितना आएगा, ये आएगा बी अपॉन थीटा। तुमने कहा टोटल एंगल थीटा कहाँ से आएगा, तो फिर अगर तुम्हें बगल के फिगर का नहीं याद होगा फिर से याद दिला देंगे, थीटा टोटल कहाँ से आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 से आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें, एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल आपका क्या होगा, एंगल इज इक्वल्स टू जाएगा आपका आर्क अपॉन रेडियस। ये रहा फिगर, ये एंगल आर्क और अपॉन डिस्टेंस यानी कि रेडियस, खत्म, आप निकाल सकते हैं इजीली। अब कोई डाउट हो तो मुझे बताएं इस कैलकुलेशन में, हाँ ना बोले, कोई समस्या किसी को बोले, गुणवाल को नहीं। इसी ढंग से ध्यान देखना, हम आगे चल के मून का डायमीटर भी मेजर करेंगे। अभी फिलहाल हम एक और मेथड पे जाते हैं, एक मजेदार मेथड पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस मेथड को आप देखिएगा, ये मेथड कहलाता है कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस मेथड ध्यान देखना किस बारे में काम करता है। कोपरनिकस मेथड जो है, सबसे पहले बताता हूँ, अपने पास दो मेथड आते हैं, और दो मेथड जो अलग अलग आते हैं प्लेनेट्स के डिस्टेंसेस पता करने के लिए। इनमें से एक मेथड आपके लिए कहलाता है
कोपरनिकस मेथड और एक कहलाता है केपलर्स मेथड। दोनों में जो अंतर है पहले वो ध्यान देखें। कोपरनिकस मेथड लगता है, ध्यान देखना, इन्फीरियर प्लेनेट्स के लिए, ये कहलाते हैं इन्फीरियर प्लेनेट्स। अब आप पूछेंगे इन्फीरियर प्लेनेट्स क्या है, व्याल बताऊंगा। जबकि केपलर्स मेथड लगता है, ध्यान देखना, सुपीरियर प्लेनेट्स के लिए। अब आपके इन्फीरियर और सुपीरियर प्लेनेट क्या है, कुछ खास नहीं। इन्फीरियर जहाँ पर हम सोलर सिस्टम में, जो ध्यान होगा सोलर सिस्टम में हम बीच में तीसरे चौथे नंबर पे जो प्लेनेट हमसे पहले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा मरकरी, मरकरी हमसे पहले पड़ जाता है, ये प्लेनेट कहलाते हैं इन्फीरियर। और दूसरा देखें सैटर्न, सैटर्न आपको मालूम है हमारे बाहर है, हमारे बाद है, ये कहलाते हैं सुपीरियर प्लेनेट। तो इन्फीरियर और सुपीरियर मतलब समझ में आता है। इन्फीरियर और सुपीरियर का ही एक और मिलता जुलता वर्ड होता है, जल्दी समझ में आता है, वो होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब हमसे अंदर वाले, जो मैंने कहा था मरकरी, और एक्सटीरियर मतलब हमसे बाहर वाले, जो मैंने कहा मान के चले सैटर्न। तो पहली बात तो ये दोनों मेथड दो अलग अलग प्लेनेट्स के लिए लगेंगे, ये पहली चीज। दूसरी बात, इनमें अगला डिफरेंस क्या होगा वो भी बता देता हूँ। कोपरनिकस ने माना था जो आपके छोटे प्लेनेट हैं, जो छोटी ऑर्बिट्स वाले, इनकी ऑर्बिट होती है नाम देखना लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स। जबकि केपलर्स लॉज आपने 9th में पढ़े हैं, जिन्हें आप 11th में दोबारा रिपीट करेंगे। केपलर ये मान के चलता था कि जो आपका प्लेनेट घूमता है वो ऑर्बिट कैसी होती है, दैट इज इलिप्टिकल इन शेप। जो आपका प्लेनेट है ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, जबकि ये चलता है इलिप्टिकल ऑर्बिट पर। नंबर 1, किसी भी इलिप्स में दो सेंटर होते हैं। एक्चुअली वो सेंटर नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं फोकस, या तो यहाँ पर और या फिर मैंने कहा यहाँ पर। और सन जो है आइदर ऑफ द टू, किसी भी एक फोकस पर आपका प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि कभी सन अपना इस वाले पर प्रेजेंट है, ये मैंने मान लिया, सपोज करो ये हो गया सन। ये हो गया आपका प्लेनेट घूम रहा है। तो पहली बात तो बताता है कि आपका जो है प्लेनेट जब घूम रहा है तो ये ऑर्बिट कैसी होगी, इलिप्टिकल। अब जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी तो इस इलिप्स में दो खास चीजें आती हैं, और बहुत ध्यान से मुझे देखते हैं ना, फिर मैं जब यहाँ स्लाइड खोलूंगा तो उसमें शब्द आएंगे। इस प्लेनेट की आप देखना, इस इलिप्स के लिए अपने पास दो लाइनें होती हैं। इन दो लाइनों में से आप देखना ये बताती हैं एक्सिस, आइदर एक्स और वाई। एक्चुअली इन्हें एक्स और वाई नहीं कहते, कहते इनमें से जो बड़ी वाली है, इस बड़ी वाली को कहा जाता है मेजर एक्सिस। अच्छा तुम बताओ छोटी वाली को हम क्या कहें? माइनर एक्सिस। सही जवाब। इतना अंदाज लग जाता है कि अगर इसको अपन कह रहे हैं मेजर एक्सिस तो ये हो जाती है माइनर एक्सिस। बाद में जो आपका हुआ है, जैसे टोटल ए ली जाती है, 2a ली जाती है, ए ऑन दिस एंड एंड ए ऑन दिस एंड, ऐसी ये बी से डिनोट की जाएगी, बी एंड बी, उधर बी और इधर बी। तो चलो ठीक है। आपका जो हम कहते हैं केपलर्स लॉ है वो एक छोटी चीज़ बताता है, और वो भी नहीं बता देता हूँ, फिर बाद में भी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो पहले मैं केपलर्स मेथड ही डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हम इस पर चर्चा करने लगे इन्फीरियर के बजाय। ये आपसे कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट होता है ए क्यूब। जब आप बात करते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट ए क्यूब होता है, तो मैं इस पर छोटी सी बात बताता हूँ कि आप में से किसी को मालूम है मरकरी का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है सन के अबाउट? किसी को नहीं मालूम? चलो हम बता देते हैं। मरकरी का आप देखेंगे टाइम पीरियड है 89 डेज, और 89 डेज मतलब लगभग मान के चलेंगे 3 महीने कह दो, ठीक है ना। अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है सन के चारों तरफ? 365 डेज। 365 डेज, यानी अपन कहते हैं 1 साल। अंतर देखने लगा। मरकरी घूम जाता है 3 महीने में, अर्थ घूम रही है 1 साल में। और अगर नेपच्यून सरीखों पे जाओगे तो उनका आता है 76 ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये अंतर क्यों है यार? मरकरी को 3 महीने लग रहे हैं उस परिक्रमा में, अर्थ को 1 साल लग रहा है। ऑर्बिट ऑर्बिट बड़ा छोटा होता है ना सर। सही कह रहे हैं। तो बस ध्यान देखो, यही तो मैं भी कह रहा था।
आपकी मेजर एक्सिस जितनी बड़ी होती जाएगी, जितना एलिप्स बड़ा करते जाओगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, टाइम पीरियड भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कि आपसे कहा जाएगा ये जो एक्सिस का डिस्टेंस है ए और जो आपका टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ए बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। बस एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, स्क्वायर, अंडर रूट या क्यूब, तो फिर केपलर्स लॉज में प्रूव आता है कि आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट होता है ए क्यूब। अभी एग्जैक्ट मैथमेटिक्स छोड़ें और कंसेप्चुअल चलें तो दिख रहा होगा ए बढ़ाने पर टी बढ़ता जाएगा, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। तो केपलर्स लॉज समझ में आते हैं क्या, हाँ या ना, ऐसा देखें। केपलर्स लॉज में मैंने कहा पहली बात तो केपलर्स लॉ किन के लिए आपका लगता हुआ जाता है, ये सुपीरियर या एक्सटीरियर प्लेनेट्स के लिए लगेगा। सुपीरियर या एक्सटीरियर प्लेनेट्स बोले तो जो अर्थ से बाहर की तरफ है। दूसरा, अर्थ से बाहर जो प्लेनेट है उनकी ऑर्बिट मानी जाएंगी इलिप्टिकल। इलिप्स में ये मेजर एक्सिस होगी, ये माइनर एक्सिस होगी। और सबसे खास बात, आपके प्लेनेट का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं इस मेजर एक्सिस पर डिपेंड करेगा। वो आपने खुद ही जवाब दे दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर द केपलर्स मेथड। ओके, देखें केपलर्स मेथड आपसे क्या कहता हो जाता है। केपलर्स मेथड कहता है फॉर सुपीरियर और एक्सटीरियर प्लेनेट्स, द प्लेनेट्स विच आर फार्दर फ्रॉम द सन, जो सन से ज्यादा दूर हैं, कहां पर, देन द अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा दूर है, यानी अर्थ के बाहर है, उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड सुपीरियर प्लेनेट्स। कौन कौन से हैं सुपीरियर, तो नाम भी आप लिख जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये आपके हैं, और नेपच्यून, ये आपके चार कैसे हैं, ये चार प्लेनेट आप देखेंगे ये हो गए आपके बाहर के। केपलर एज्यूम्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अब आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब समझ में आ गया होगा, इसलिए पहले मैंने उधर चर्चा कर ली। फॉर दीज प्लेनेट्स एंड अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। और आगे कह रहा है ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल, ये जो आपके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब मेरा ख्याल है आपको मेजर एक्सिस, टाइम पीरियड और इलिप्टिकल ये शब्द अब बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अब इनमें आपको झंझट नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, ब्लर हो रहा है क्या, ठीक, ये कहानी आपको क्लियर हो जाती है, हाँ ना बताएं। अब इसका ठीक, अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ध्यान से देखें। हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास दो अलग अलग प्लेनेट्स हैं और जिनके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, दो प्लेनेट के हमने मान लिए T1 और T2 पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, मान के चले कहीं भी सन एक आपका यहाँ कहीं घूम रहा होगा और एक मान के चलो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। एक की ऑर्बिट आप देखना हम मान लेंगे A1 है और दूसरे की ऑर्बिट आप मान लीजिएगा ये जो सेमी मेजर एक्सिस है कितनी है, दूसरे की A2 है। हमने सपोज कर लिया एक बेचारे को पूरा घूमने में टाइम लगता है T2 और जो पहला वाला था उसे यहाँ पूरा घूमने में टाइम कितना लगता है T1। दो अलग अलग प्लेनेट्स हमने सपोज कर लिए, प्लेनेट तो मैंने बना ही नहीं, चलो ये हो गए प्लेनेट। प्लेनेट बनाने में क्या ये हो गए दोनों लोग। पिंक कलर से नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं दिख रहा तो ये लो A2 और ये हो गया आपका T2, ये रेडियस मैंने मान लिया A2। अब तो सही है। अब अगली चीज पे जाता हूँ, आप कहेंगे इससे क्या होगा, एक्चुअली इससे ये होगा कि हम कह क्या रहे थे, हम कह रहे थे कि आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट होगा ए क्यूब, ये मैंने कहा था। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट ए क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मालूम है, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा
वही रेशियो आपका काय में आएगा, वही रेशियो आपका दूसरी साइड में भी आएगा। चूंकि क्यूब है तो क्यूब समेत लेना। अभी मैं सिंपल दिखाता हूँ। T1/T2 बराबर A1/A2। मैं अभी स्क्वायर क्यूब की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकल स्क्वायर क्यूब लग जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं T प्रोपोर्शनेट A, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले T और दूसरे वाले T का वही रेशियो होगा जो पहले वाले A और दूसरे वाले A का होगा। ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटा जो आपने 7th 8th में पढ़ा होता है, बहुत सारे लोग भूल गए होते हैं, और हम इसका इस्तेमाल अगले चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा करेंगे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में, इसलिए ये बचपन वाली मैथमेटिक्स याद दिलाई। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको किसी प्लेनेट का टाइम पीरियड मालूम है और किसी का छोड़ो आपको अपने का मालूम है, तो बाकी किसी दूसरे का टाइम पीरियड और डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। छोटी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे। अगर आप देखें A1, ऐसा कर देता हूँ चलो सुविधा के लिए, A2/A1 ताकि आपको दिखने लगे। A2/A1 कितने हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे आपके, ये हो जाएगा T2 स्क्वायर और अपॉन T1 स्क्वायर, तो मैंने कर लिया होल स्क्वायर, और ये रहा आपका होल क्यूब। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व कर देते हैं। इसको आप लेंगे तो A2/A1 आप निकाल सकते हैं। क्यूब रूट लोगे दोनों साइड का, कितना हो जाएगा T2/T1 स्क्वायर तो पहले ही से था, क्यूब रूट लोगे तो अपॉन में आ जाएगा 3। और देखो ध्यान से, तुम्हारा A2 कैलकुलेट हो गया, यहीं से देख लो 2। इधर चले जाते हैं, कौन लिखेगा, कोई इतनी बड़ी मेथड थोड़ी है यार। A2/A1 बराबर T2/T1 के स्क्वायर। क्या करोगे, A2/A1 क्यूब रूट ले लेना, तो A2 बराबर निकल आया, खत्म। ये हमें उसका डिस्टेंस, अरे सॉरी, चलो ठीक है, ये हमें उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये आप किस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो आप इस मेथड की हेल्प से अपने किसी भी प्लेनेट का जिसका भी आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर ले आए उसको आप निकाल सकते हैं। तो मुझे बताएं, क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? आ गया सर। बोले कोई डाउट नहीं? किसी को कोई भयानक वाली समस्या नहीं? बस तो एक बेचारा बीच में मेथड छूट गया था कि अपन गलती से बात तो दूसरे में करने लगे थे। दूसरा मेथड आपका आता है कोपरनिकस मेथड। अब सवाल आता है कोपरनिकस मेथड क्या था। कोपरनिकस मेथड के लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोपरनिकस मेथड हम क्या लेते हुए जाते हैं। कोपरनिकस मेथड पे जाओगे तो कोपरनिकस की पहली खासियत है, कोपरनिकस जो है वो मानता है, ध्यान देखना, आपके प्लेनेट्स इंफीरियर प्लेनेट्स के लगेगा, पास वालों के लिए पहले बताऊं, मरकरी मैंने नाम लिया था। इसमें आपकी ऑर्बिट मानेगा सर्कुलर, और सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलें ये रहा सन और ये रहा आपका प्लेनेट नंबर 1, या कोई सा भी सपोज करें, ये मैंने एक ले लिया, ये आप मजेदार ऑर्बिट नहीं खींची, ये देखें ध्यान से, मैंने 2 मान लिए। मैं माने चलूंगा यहाँ पर आपका कोई प्लेनेट है, सपोज करें यहाँ कहीं मौजूद है, और अगले में हम लेंगे आपकी अर्थ। इस सन को और थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखने लगे। ये रहा सन, ये रहा अपने लिए प्लेनेट। अब ध्यान देखिएगा, हम इस मेथड को उस समय इस्तेमाल करते हैं जब आपके सन, प्लेनेट और अर्थ एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में होते हैं। परपेंडिकुलर पोजीशन का चलो पहले मैं आइडिया लगा लूँ, मुझे कहाँ बनानी है अर्थ, तो मैं अर्थ बनाऊंगा लगभग यहाँ कहीं, ठीक है। यानी मेरी अर्थ बनेगी, दिख रहा है क्या इस समय खास बात है? इस समय जो खास बात है वो ये है कि आपका अर्थ, प्लेनेट और सन, ये तीनों आप देखेंगे किस कंडीशन में आ गए होंगे, ये कंडीशन में आ रहे होंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। ये जो डिस्टेंसेस हैं मेरे पास, इन डिस्टेंसेस को आपको दिखाता हूँ। इनमें से तीनों डिस्टेंसेस का नाम हम रखते हुए जाएंगे जो जिसका डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल देखें, ये सन था, ये प्लेनेट थी,
ये अर्थ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको मिलेगा ES। ES समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ऐसे इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा, ये डिस्टेंस है मेरा RPS। PS समझ में आ रहा होगा, प्लेनेट टू सन। और ध्यान देखेंगे ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कहलाएगा P कह दो चाहे EP कह दो, ये डिस्टेंस कहलाएगा अर्थ टू प्लेनेट। तो पहले तो इतनी कहानी बताएं, क्या ये समझ में आता है? कैप कोपरनिकस सर्कुलर ऑर्बिट्स मानता है, ये सन, ये प्लेनेट, ये अर्थ, ये डिस्टेंस हम RES से, ये RPS से और ये डिस्टेंस REP से लिखेंगे। बाई पार्ट ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इतना फिगर समझ में आ जाता है कि कोई डाउट है? आ गया सर। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब एक छोटा काम करते हैं, क्योंकि स्लाइड आधी पढ़ लें ताकि कोई बदलने में झंझट नहीं हो। कोपरनिकस मेथड आपसे ये कहता हो जाएगा, ये कहेगा दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंसेस ऑफ द इंफीरियर प्लेनेट्स। अब इंफीरियर प्लेनेट आदमी कहेगा इंफीरियर कौन से, तो जवाब मिलेगा ना, द प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ आर कॉल्ड इंफीरियर प्लेनेट्स। कौन कौन से हैं? बिल्कुल आप पता है, मरकरी है, वीनस है, ये दोनों कैसे हैं? आपके इंफीरियर प्लेनेट्स हैं। और सबसे खास बात, इनके लिए कैप कोपरनिकस एज्यूम कौन सी ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट। ये मैंने इसलिए ले लिया था, फिगर अलग से मैंने इसलिए बनाया था, फिगर यहाँ भी मौजूद है पर मैंने कहा आपको नहीं दिखा प्रॉपरली। देखें ध्यान से, ये सन है अपना, और सन के साथ ये आपका दिया हुआ है प्लेनेट। प्लेनेट का डिस्टेंस यहाँ पर माना हुआ है RPS, ऐसे ये माना है RPE, ये माना है RES, और ये आपको दिख रही है अर्थ। तो यही फिगर मैंने उस एंड पे बना रखा है, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि अगर आपको ये सही नहीं दिखता तो कोई दिक्कत नहीं। अब कब इसकी कैलकुलेशन चालू करेंगे, तो ध्यान से देखें, ये एक छोटी सी बात बताता है। पहले मैं आपको यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर मैं वहाँ दिखाता हूँ। ये आपसे कहेगा द एंगल फॉर्म्ड एट अर्थ बिटवीन द अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन। अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन यानी हम बात करेंगे जो आपका EP है, अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन से हमारा मतलब होगा EP से, शॉर्ट में लिख दूंगा अर्थ प्लेनेट, एंड द अर्थ सन डायरेक्शन EP और ES। ये दोनों डायरेक्शंस आपके जो भी एंगल बनाते हैं, इस एंगल का नाम याद रखिएगा, ये एंगल कहलाता है प्लेनेट्स एलोंगेशन। समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिए शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। EP और ES, अर्थ प्लेनेट और अर्थ सन, EP और ES दोनों में जो एंगल बनेगा वो प्लेनेट का एलोंगेशन कहलाता है। ये एक्चुअली प्लेनेट का डायरेक्शन बता देता है। दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये सन से कहीं ना कहीं उसका एंगुलर पोजीशन या डिस्टेंस बता रहा होता है कि आप कैसे हैं, प्लेनेट कहाँ है। और कहेगा when the elongation attains its maximum value, जब आपकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तब फिर आप क्या करते हैं, द प्लेनेट appears farthest, उस समय प्लेनेट farthest होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एंड द अर्थ एट द प्लेनेट इज 90 डिग्री। उस समय आपका जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल कैसा होगा? 90। EP और ES ध्यान से देखो, मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बड़े फिगर में, तो छोटे में भी बना हुआ है वैसे तो, लेकिन मैंने कहा आपको नहीं दिखा तो कोई समस्या नहीं, हमने कहा उसको हम मजे से इतने बड़े बना रहे हैं। EP और ES नजर आ रहे होंगे, ये आपका EP और ये आपका ES। ये जो आपका बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल आपके लिए कहलाता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मैंने नाम क्या दिया, ये आपके लिए कहलाता है एलोंगेशन। अब मैंने कहा जब ये मैक्सिमम होगा तब आपका यहाँ पर मैक्सिमम एंगल कितना होगा, तो मैंने कहा ये एंगल होता है 90। बस दैट्स ऑल। आप देखें ध्यान से, हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया और आपको एंगल समझ में आ गया, ये मैंने कौन सा लेटर लिया है, इस लेटर का नाम दोबारा बता दूं, ये आता है एप्सिलॉन। इट इज द नेम ऑफ लेटर, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, वैसे ये लेटर आपका क्या कहलाएगा? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को इस एंगल का ही कहलाता है एंगल ऑफ एलोंगेशन। अब एक लाइन की छोटी सी कैलकुलेशन 2 लाइन की कर देते हैं, देखें ध्यान से, वो आपको वैसे ही समझ में आएगी। मान चले इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लेता हूँ, तो थीटा नहीं लूंगा, मैं लूंगा साइन एप्सिलॉन। ये समझ में आ रहा होगा, बता सकते हो इस एंगल में साइन थीटा कितनी होगी?
साइन एप्सिलॉन बताएं कितनी होगी इस ट्रायंगल में? सर RPS अपॉन RES। ठीक है, PS और ES बड़े लिख रहा हूं ताकि सबको देखें, सफिक्स में लिखे जाते हैं वैसे तो छोटे से लिखना है इस ढंग से इसलिए ताकि आपको बोर्ड साफ दिखे। ठीक है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका RPS बराबर होगा साइन एप्सिलॉन इंटू RES। इसमें किसी को शक? अब एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, जब आप कल पढ़ रहे थे आपने कल प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वो पढ़ी थी, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस बताता हूँ। आपने पढ़ा था किलोमीटर, आपने पढ़ा था लाइट ईयर, आपने पढ़ा था पारसेक, और एक आपने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने कहा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। अब देखो ध्यान से, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देखेंगे, इस डिस्टेंस को हमने एक नाम दिया हुआ है, ये हमारी कितनी है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। इसको हम डायरेक्ट, क्योंकि इतने बड़े डिस्टेंसेस में यही चलेगा। जैसे कोई प्लेनेट इससे डबल डिस्टेंस पे है तो कह देंगे 2 AU पे है, और कोई प्लेनेट उससे आधे डिस्टेंस पे मैं कह दूंगा हाफ AU पर है। तो अगर आपको याद आता है कि ये डिस्टेंस हम कितना मानते थे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो जरा देखें ध्यान से, आपको दिखेगा RPS बराबर कितना हो रहा है, RPS बराबर हो रहा है ये 1 AU हो गया, यानी कि कुल मिला के साइन एप्सिलॉन वो जितनी भी वैल्यू आए, मान चलो 30 डिग्री है तो आएगा 1/2 यानी कि 0.5। अगर साइन 60 है तो √3/2, √3/2 का आधा 0.866 वो आएगा। साइन 90 है तो 1 आएगा, वो जितने भी आए। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा RPS बराबर इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, तुम्हें प्लेनेट से सन का डिस्टेंस पता चल गया कितना होगा। पहले देखो हाँ या ना समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में? बोले फुर्ती से। आ गया सर, आ गया समझ में। ठीक, आप किसी ने कहा बोले अर्थ वो सॉरी प्लेनेट टू सन बता दिया, अर्थ टू प्लेनेट बताओ, अर्थ से प्लेनेट कितना दूर है? मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अपने पास साइन थीटा है तो अपने पास एक चीज और भी है, और वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज है अपने पास सही कह रहा है अरे भाई, साइन थीटा है तो कॉस थीटा भी तो अपने पास ही है। आओ कॉस थीटा पे आ जाओ। आप कोई सवाल के इस फिगर में जरा कॉस थीटा और बताओ। बोलो। सही कह रहे हैं, REP अपॉन RES, आप बिल्कुल सही हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, खत्म हो गई कहानी। ये कितना है? ये REP अपॉन RES। और अब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब अर्थ टू प्लेनेट भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया। चलो पीला कलर लेते हैं, मजेदार सा दिखेगा। ये आपसे कहेगा कि REP आपका कितना आएगा? REP आपका आएगा cos एप्सिलॉन इंटू RES। और अभी एक सेकंड पहले मैं कह रहा था RES तो है 1 AU। अब बस सब कुछ cos एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मान के चलो एप्सिलॉन तुम्हारा ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो cos एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 1/2 यानी कि 0.5। अगर मान चलो ये 60 डिग्री एंगल है तो अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस है हाफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसलिए मैं अगली बार चाहो तो एक और लिख देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा cos एप्सिलॉन। अब वो वैल्यू अलग अलग की सबकी अलग निकलती है, और साथ में आएंगे AU। तो आई होप सो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, केपलर्स मेथड भी और जो दूसरे पर थे हम कोपरनिकस मेथड भी। अब कोई भयानक डाउट हो तो मुझे बताएं, हाँ या ना।
नो सर। नहीं, बस अब तुम कहोगे प्रिंट शीट में क्या लिखा है, प्रिंट शीट में कुछ नहीं लिखा, यही लिखा मिलेगा यार। प्रिंट में कौन सा अलग चीज़ बता दोगे। साइन एप्सिलॉन बराबर आर पी एस अपॉन आर ई एस, देख लो सामने तो बहुत बढ़िया मैचिंग हो रही है। आर पी एस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, पी और एस से दिख रहा है। ई एस क्या है, अर्थ फ्रॉम द सन, ई एस। फिर आर पी एस बराबर कितना आएगा, आर पी एस बराबर आएगा इतने आर ई एस, तो ये हो गया आर ई एस इंटू साइन एप्सिलॉन। आर ई एस मैंने कहा था कितना है, एक ए यू, तो ये एक ए यू, यानी आर पी एस बराबर कितने निकल आएंगे, ये निकल आएंगे आपके साइन एप्सिलॉन नॉट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सबसे ऊपर चले गए। तो आई होप सो ये आपको स्लाइड्स कंप्लीटली समझ में आ जानी चाहिए। अब इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो बताएं। सर। हाँ बोले। सर। हाँ बोलो बोलो। सोनार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। नहीं सर, रीडर। हाँ बोलो तो। जैसे अपन फार डिस्टेंस, जैसे किसी स्टार की डिस्टेंस निकालेंगे, हाँ तो हमें तो साल भर लग जाएगा, साल से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि लाइट। नहीं, तो मैंने इसमें कहीं नहीं कहा कि अपन स्टार की डिस्टेंस निकालना है। आप ध्यान देखना, मैंने रेडार में और इन सब में कहा है नियर बाई प्लेनेट के डिस्टेंस निकालने की यूज़ होते हैं। नियर बाई स्टार का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ध्यान दिया था, पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल किया था। बहुत सवाल के इसको पढ़ना, एक्चुअली मेथड्स के डिटर्मिनेशन यही तो पढ़ना है, कहाँ पर कौन सा लगाएंगे। अगर कोई बगल की कोई हाई राइज बिल्डिंग है या मैंने कहा हिल है, तो कौन सा मेथड लगेगा, तो लगेगा गन शॉट इको मेथड। अगर आपको प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, या मैंने कहा मून अपना सैटेलाइट बगल के घर वाला, तो लगेगा रडार यानी कि माइक्रोवेव्स, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 प्लेनेट्स तक, उससे ऊपर नहीं जाओगे। अगर आपको और दूर के प्लेनेट्स या इस टाइप की चीज़ देखनी है, एस्टेरॉयड्स के या ऐसे किसी का डिस्टेंस निकालना है, तो लगेगा लेज़र मेथड। लेज़र भी आप देखें स्टार्स पे काम नहीं करेगा, कारण समझ में आ रहा है। कल ही बात कर रहे थे, लेज़र मेथड से अगर आप जो है स्टार्स का डिस्टेंस निकालोगे, अपना सबसे पड़ोसी स्टार तकरीबन 3 लाइट ईयर दूर है, आज की भेजी लाइट 6 साल बाद आएगी। और दिक्कत ये, अगर 6 साल में हमारी पोजीशन ऑफ अर्थ इधर की उधर हो गई तो आएगी ही नहीं, आपने हमें कौन सा पता चलेगी कि आई थी, इसलिए यहाँ यूज़ नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है। अगर आप सबमर्ज्ड वाटर में पानी के अंदर जाएंगे तो सोनार लगेगा। अब आपने कहा था नियर बाई स्टार्स में आप कौन सा लगाओगे, तो नियर बाई स्टार में मैंने पैरेलैक्स लगाया था, आप उसके लिए पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो भी नियर बाई के लिए। अब आप कहेंगे फार स्टार्स के लिए आप क्या लगाएंगे, तो फार स्टार्स का मेथड यहाँ से होता ही नहीं है। फार स्टार्स का मेथड आप लास्ट में पढ़ेंगे, जब आप बिल्कुल सिलेबस एंड होने पे आएगा तो आप पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बताएगा कि किसी भी प्लेनेट स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं, और उन वेवलेंथ चेंजेस के बेस पर हम लगभग डिस्टेंस यानी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द स्टार कैलकुलेट करते हैं। जो आज लाइट आई है उस लाइट को लेके कि लगभग डिस्टेंस इतना है, और ध्यान रखना ये डिस्टेंस बदलता भी है, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली। इसलिए मैंने कहा था, लेकिन हमारे पास जो भी डाटा अभी आज का है, तुम कहोगे तो 3 साल पुराना है, तो उसमें हम क्या करें, हमें तो आज ही पता चला, लाइट तो अभी हमारे पास है। हर जगह किस जगह कौन सा मेथड लेना है, इन्फीरियर प्लेनेट लेने हैं तो अलग मेथड लगेगा कोपरनिकस, एक्सटीरियर प्लेनेट्स पे जाओगे दूसरा मेथड लगेगा केपलर्स। तो ये याद रखिएगा किसमें कौन सा लगना है, तो कई बार यही आ जाता है, मान चलिए ये आ गया कि किस मेथड से निकालोगे तो आप उस ढंग से कैलकुलेट कर पाए। सही है, अब समझ में आता है बताओ, कोई डाउट? अब एक आध चीज और बचती है, चलो केपलर वाला तो मैंने समझा दिया था ना, केपलर वाला दोबारा तो नहीं बताना, ये बता रहे थे। अब एक नेक्स्ट और लास्ट जाते हैं आपके लिए, और अगला आपसे बात करते हैं आखिरकार जो आप मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून या प्लेनेट का करें। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ किसका, किसके डायमीटर की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट या मून की। ठीक है ना, वो बहुत सिंपल सा तरीका है, वो तरीका वही है जो आप पैरेलैक्स में इस्तेमाल कर रहे थे, याद है हमने एंगल्स मेजर किए थे, फिर मैंने लगाया था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस।
अगर कोई प्लेनेट अपने पास में, मून अपने पास में और इतना पास में है कि विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल टेलीस्कोप हम उसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा इन दोनों में अंतर करने में कामयाब हैं, तो ध्यान देखना, तो ये मेथड काम करेगा। जैसे बहुत ध्यान देखें, मान के चले ये अपना मून या कोई नियर बाई प्लेनेट, शर्त जो मैं कह रहा था वो ये है कि जब आप अर्थ से देखें तो ये इतना पास हो कि आपके टेलीस्कोप से आपको ये सिरा अलग दिखे और ये वाला सिरा अलग दिखे, आपको अंतर नजर आए कि बोले अलग सिरा है और ये दूसरा वाला अलग है। जब ये दोनों सिरे आपको अलग अलग नजर आएंगे तब फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। हम मान चलेंगे इन दोनों सिरों के जो बीच का डिस्टेंस है, तो दिख रहा होगा ये डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, ये डायमीटर होगा। आप क्या करेंगे, ये दोनों जो आपने लिए थे इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लीजिएगा, जस्ट थीटा। कैसे, टेलीस्कोप हमने पहले इस सिरे पर फोकस किया, फिर घुमा के इस सिरे पे फोकस किया, लेकिन लगेगा तभी जब नियर बाई प्लेनेट हो, इतना बड़ा देखे कि दोनों सिरों में अंतर नजर आए। और बस वही पुरानी कहानी, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जो हमने एस मान लिया है, डिस्टेंस खत्म, निकल आया। देखें यही आपसे कहेगा, क्या कह देगा, द डायमीटर ऑफ मून इज ए बी। मैं दिखा देता हूँ उनका, सब फिगर के साथ देख लें। जो आपके मून का डायमीटर है वो ए बी है, ए और बी कुछ नहीं है, दोनों पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। द पॉइंट ए एंड बी आर ऑब्जर्व बाई ए पावरफुल टेलीस्कोप, दोनों पॉइंट्स को आप एक टेलीस्कोप से देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाई ए बी इज मेजर्ड, इनका एंगल आप मेजर कर लेते हैं। और लास्ट काम बच्चों वाला वो क्या होगा, फ्रॉम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा आर्क ए बी बोले तो डायमीटर, और अपॉन एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी बराबर हो जाएगा एस थीटा। एस अपने को मालूम है, मून का डिस्टेंस कितना है। तुम कहोगे ये कब पता चला, हम कहेंगे अभी 15 मिनट पहले जब हम राडार मेथड पढ़ रहे थे तब हमने मून का डिस्टेंस पहले ही निकाल के रख लिया था। अब हमने एंगल भी निकाल लिया, बस मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो बराबर आपका इतने इतने किलोमीटर आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो साइज ऑफ द प्लेनेट और मून भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, हाँ या ना, बोले। कोई समस्या नहीं, है सर्वत्र शांति, क्या बात है। या तो ज़्यादा समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अब जो भी मामला हो। बता अविरल श्रीवास्तव, क्या स्थिति है तुम्हारी? है अविरल श्रीवास्तव, कहाँ गया?